TGT, Hindi teacher from St. Joseph Public School Talk. Today's our topic is समास. प्रीवियस वीडियोस में हमने समास की डेफिनेशन और उसके भेदों के बारे में जाना. हम 4 भेद ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें है अवयवी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास और कर्मधारय समास. आज हम स्टार्ट करेंगे द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास. समास का 5वां और छठा भेद. ओके, तो द्वंद्व समास किसे कहते हैं? बेटा, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं. 2 पद ऑलरेडी मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बता दिया है कि 2 पद कौन कौन से होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद. तो द्वंद्व समास वो समास है जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं. कभी कभी क्या होता है कि इनके मध्य जो योजक चिन्ह होता है उसका लोप कर दिया जाता है. लोप यानी उसे हटा दिया जाता है. और जब कभी हम उसका विग्रह करते हैं तो उसके स्थान पर, योजक चिन्ह के स्थान पर हम और, तथा, एवं और या इस प्रकार के योजक शब्दों का प्रयोग करते हैं. एक बार फिर आप इस पे डेफिनेशन देख लीजिए बेटा, कि जिस समास के दोनों पद प्रधान हो, अर्थात समान रूप से महत्वपूर्ण हो और विग्रह करने पर योजक के स्थान पर और, तथा, एवं, या जैसे शब्दों का प्रयोग हो, उसे द्वंद्व समास कहते हैं. भूले नहीं होंगे शायद आप लोगों को याद होगा 2 पद. उदाहरण में देखो, इधर मैंने ऑलरेडी लिखे, जैसे माता और पिता, ये 2 पद है. ठीक है, ये है पूर्व पद और ये है उत्तर पद. अब हम इसका विग्रह करते हैं. विग्रह यानी इसके टुकड़े करेंगे. तो हम क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये है और, तथा, एवं, या. क्या करेंगे, हम इस योजक को हटा देंगे और इसके स्थान पर हम इनमें से किसी भी योजक शब्द का प्रयोग करेंगे. अब देखो, इसका विग्रह करेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, माता और पिता. ठीक है. नेक्स्ट है धर्म, अधर्म. क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, ये अपोजिट है. ठीक है, तो अब हम जब इसका विग्रह करेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, धर्म या अधर्म. ठीक है. भला, बुरा, अगेन अपोजिट है. ठीक है, अच्छा, बुरा. तो हम इसमें भी कौन से योजक चिन्ह का प्रयोग करेंगे, या. भला या बुरा. ओके. दाल, चावल. दाल और चावल. रुपया, पैसा. रुपया और पैसा. ओके. राम, लक्ष्मण. राम और लक्ष्मण. ठीक है. सबसे अगर हम समास के 6 भेद पढ़ते हैं तो उन 6 भेदों में यदि कोई सबसे इजी समास का कोई भेद है तो वो है बेटा द्वंद्व समास. समझ में आया? इसमें सिंपल है सब कुछ कि ना, इसके दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पदों का समान रूप से महत्व होता है और हमें करना क्या होता है, बीच का जो योजक चिन्ह है उसे हटा करके और, तथा, एवं, या इनमें से किसी उचित जगह पे उचित शब्द का यानी उचित योजक चिन्ह का हम यहाँ पर प्रयोग करते हैं और इसको पहचानना भी सबसे ज्यादा आसान होता है. तो ये है
द्वंद्व समास। नेक्स्ट आता है अब हमारे बहुब्रीहि समास। ठीक है, बहुब्रीहि समास में क्या होता है बेटा कि बहुब्रीहि समास में न तो पहला पद और न ही दूसरा पद, दोनों पद प्रधान ना होकर के किसी तीसरे का हमें बोध कराते हैं, उसे कहते हैं हम बहुब्रीहि समास। यानी दोनों पद प्रधान ना होकर के कोई तीसरा ही पद प्रधान होता है, वो होता है बहुब्रीहि समास। देखो डेफिनेशन एक बार, परिभाषा देखते हैं हम कि जिस समस्त पद में न पूर्व पद यानी पहला पद और न ही उत्तर पद यानी कि दूसरा पद प्रधान हो, यानी ये दोनों ही प्रधान ना हो, अपितु समस्त पद के रूप में अन्य पद की प्रधानता हो, उसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। समझ आया कि दोनों पद इंपॉर्टेंट ना करके कोई तीसरा ही पद इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो तीसरे ही पद का महत्व हो जाता है, वो कहलाता है बहुब्रीहि समास। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं एक दो, देखो सबसे पहले जैसे मैंने लिखा है दशानन। क्या लिखा है मैंने? दशानन। अब दशानन का मतलब क्या होता है? अगर हम देखें कि अब इसमें इसका विग्रह करके देखेंगे तो देखते हैं दशानन का विग्रह यदि हम करते हैं तो होगा 10 है आनन जिसके। आनन का मतलब क्या होता है? आनन का मतलब होता है चेहरे, फेस, सिर। ठीक है, तो 10 है आनन जिसके। अब 10 सिर वाला कौन है? वो है बेटा रावण। तो अब देखो इसमें न तो दशानन इंपॉर्टेंट रहा, न हमने इसके विग्रह करने के बाद इसमें से हमें कोई पद उचित लगा, और हमने इसका तीसरा अर्थ निकाला, वो है रावण। तो कहने का मतलब परिभाषा ये कहती है कि जिसका पहला पद, उत्तर पद न पूर्व पद कोई प्रधान ना होकर के किसी तीसरे पद का बोध कराता है, उसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। ये तो था एक एग्जाम्पल। दूसरा देखो, जैसे मैंने लिखा है लंबोदर। लंबोदर। अब इसका विग्रह करते हैं, तो इसका विग्रह करेंगे तो हम लिखेंगे लंबा है उदर जिसका। लंबा है उदर जिसका। उदर का मतलब क्या होता है बेटा? सूंड जो होती है। ठीक है, तो क्या हुआ? किसकी है? लंबा उदर किसका है? वो है गणेश। ठीक है, लंबा है उदर जिसका, वो है गणेश। ठीक है, नेक्स्ट है जैसे इसमें चक्रधर। अगेन विग्रह करके देखते हैं, तो चक्र को धारण करने वाला। चक्र को धारण करने वाला। चक्र कौन धारण करता है? विष्णु। तो ये आ गए विष्णु। तीसरा अर्थ निकल गया। इन सब में ही कोई तीसरा अर्थ निकल रहा है, न तो पूर्व पद प्रधान है न उत्तर पद प्रधान है। विग्रह करने पर कोई तीसरा ही अर्थ निकल करके हमारे सामने आ रहा है। अब देखो वीणा पाणी। देखो इसका विग्रह करके देखते हैं। वीणा है पानी में जिसके। ठीक है, वीणा है पानी में जिसके। पानी का मतलब क्या होता है बेटा? हाथ। यानी जिसके हाथों में वीणा है, वो कौन है? सरस्वती।
ठीक है, आ रहा है थोड़ा बहुत समझ में। नेक्स्ट है जैसे विषधर, विष को धारण करने वाला कौन है बेटा? शिव। विष को धारण कौन करता है? शिव। तीसरा अर्थ आ रहा है नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अगेन किसका कंठ नीला है? शिव। यानी कि विष को धारण करने के कारण या विष को धारण करने की वजह से शिव का जो कंठ है वह कैसा दिखाई देता है? नीला। एंड देन पीतांबर, देखो पीत है अंबर जिसका, यानी कृष्ण, श्री कृष्ण। ठीक है, पीत का मतलब होता है पीला, पीला है अंबर जिसका, वो कौन है? श्री कृष्ण। मृगलोचन, मृग के समान लोचन है जिसके, ये हो सकता है बेटा कोई स्त्री विशेष। स्त्री विशेष का मतलब मैं समझाती हूँ। स्त्री विशेष का मतलब होता है जब हम किसी की तारीफ कर रहे होते हैं, है ना, तो कोई बहुत सुंदर सी लेडीज, तो स्त्री विशेष यानी कोई पर्टिकुलर कोई सुंदर सी स्त्री के बारे में, तो हम उसके आंखों की तुलना हम किसके समान कर रहे होते हैं? मृग के समान। तो मृग के समान लोचन है जिसके, यानी कोई स्त्री विशेष। तो ये जितने भी 2-4 एग्जाम्पल हमने अभी सॉल्व किए हैं, इन सब में क्या हो रहा है बेटा? इन सब में ही किसी तीसरे ही अर्थ का बोध हो रहा है। तो जहाँ पर कभी कोई ऐसा उदाहरण हो जिसमें पहला और दूसरा यानी पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान ना हो करके किसी तीसरे का बोध कराए, वो कहलाता है बहुव्रीहि समास। समझ आ गया? दोनों समास द्वंद्व और बहुव्रीहि। द्वंद्व में क्या होता है? दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों का महत्व समान होता है, और हम क्या करेंगे? योजक चिन्ह को हटा देंगे और उसके स्थान पर और, तथा, एवं, या जैसे शब्दों का प्रयोग करेंगे। हर जगह पे नहीं, शब्द की नीड के अनुसार हर कहीं पे हम या हर कहीं पे हम और, तथा, एवं नहीं लगाएंगे। ओके, तो आवश्यकता अनुसार हम इन शब्दों का प्रयोग करेंगे। एंड देन बहुव्रीहि समास, जिसमें दोनों पद प्रधान ना हो करके किसी तीसरे पद का बोध कराते हैं, उन्हें कहते हैं हम बहुव्रीहि समास। उदाहरणों के माध्यम से आई थिंक सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ तक आने के बाद हमारे समास के जो भेद है वह कंप्लीट हो जाते हैं। एक चीज और मैं आज आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ। कुछ समास होते हैं स्पेशली जैसे कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास। कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस होता है? तो बेटा मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि कर्मधारय समास में क्या होता है? उपमेय उपमान और विशेषण विशेष्य का संबंध स्थापित होता है। और बहुव्रीहि समास में क्या होता है? किसी तीसरे ही पद का महत्व बताया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये नीलकंठ, पीतांबर, मृगलोचन, यदि मैं इनको विशेष्य विशेषण और उपमेय उपमान के तौर पर यदि मैं इनका विग्रह करती हूँ, तो इसमें एक चीज आती है बेटा, वो है जो है। इस प्रकार के शब्द हम प्रयोग में लेंगे। एंड देन यदि हम
बहुव्रीहि समास के उदाहरण करते हैं तो उसमें आएगा जिसके, जिसका, वाला, इस तरह के। अब एक करके बताती हूँ। जैसे ये उदाहरण है बहुव्रीहि समास का, नीला है कंठ जिसका यानी शिव। अगर मैं इसको कर्मधारय समास में चेंज करती हूँ तो ये लिखा जाएगा बेटा नीला है जो कंठ। अर्थ करके देखेंगे तो कंठ कैसा है, नीला। तो नीला जो है वो क्या है बेटा, उपमेय, ठीक है। और कंठ क्या है, उपमान, यानी ये हो गया विशेष्य और ये हो गया विशेषण, ठीक है। उसी प्रकार से जैसे पीतांबर है, पीत है अंबर जिसका, मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, पीत का मतलब होता है पीला, ठीक है। अब यहाँ पर किसको किसकी उपमा दी गई है, अंबर को पीले की उपमा दी गई है। तो ये जो उदाहरण है ये भी कर्मधारय का है, ये कर्मधारय का है और ये भी कर्मधारय का है। लेकिन यदि आपको इनको पहचान कैसे करनी होती है, इनका विग्रह करके, ठीक है। तो ये है आपका कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में डिफरेंस। सो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।